गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो कोल माइंस रेगुलेशन 144 2017 की 144 की उसके की वर्ड को आपके सामने रखा हूं। उस 10 वर्ड को दिमाग में रखिए और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। तो वो वर्ड है, उसको वर्ड को जानने के पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते हुए पूरी वीडियो को देखिए, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो चलिए, जो कोल माइंस रेगुलेशन 144 का जो हेडिंग है वो क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल, यानी कि जो माइंस में डस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए जाते हैं, सावधानी लिए जाते हैं, उनका एग्जीक्यूशन, उसको लागू किस तरीके से करना है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें 10 वर्ड आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। 10 वर्ड आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें से पहला वर्ड आप रखिए याद, डस्ट प्लान का स्केल और उसमें क्या शो किया जाता है। तो पहला वर्ड एबीसी जो सब रेगुलेशन है उसको मैं इस तरफ के कॉलम में समझाता हूं। पहले आप 10 वर्ड याद रखिए। पहला वर्ड में क्या बोला? डस्ट प्लान, और उसमें क्या शो किया जाता है, स्केल और उसमें क्या शो किया जाता है। दूसरा, उसमें जो अगर वो क्षेत्र को दिखाया जाता है, उस एरिया को जो कि प्रूफ एक्सट्रोफिन से सील नहीं किया गया है, या फिर जो है उसको नेचुरली वेटेड नहीं है, तो वैसे एरिया को दिखाने का काम किया जाता है। और साथ में उसमें वोलेटाइल मैटर और डस्टिंग, वोलेटाइल मैटर के रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट का डस्ट जो है स्प्रे किया जाता है, डस्टिंग किया जाता है। तो ये आपको तीसरी नंबर की सब रेगुलेशन देगी, जिसमें हम लोगों को वोलेटाइल मैटर की और डस्टिंग के अमाउंट की चर्चा करनी है। फिर चौथा नंबर जो है आपको डस्ट क्वालिटी कैसी होती है उसकी चर्चा करना है। उसके बाद 5वें नंबर में टेस्ट ऑफ इनकम्बस्टिबल डस्ट, जो इनकम्बस्टिबल डस्ट होती है उसकी टेस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी में करनी है, कितने समय में करनी है, उसके बारे में करना है। 6वां नंबर हो गया बिफोर डस्टिंग, क्या आपको करनी है डस्टिंग के पहले। उसके बाद 7वें नंबर में रिकॉर्ड और 8वें नंबर में क्वालिफिकेशन ऑफ डस्ट इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज की जो है क्वालिफिकेशन क्या होगी। साथ ही जो 9वें नंबर में है वो कहता है कि 5000 टन से अगर कम उत्पादन पर मंथ हो रही है तो ऐसे खदान में कैसे डस्टिंग के संबंध में प्रिकॉशन बरतनी है। और 10वां पॉइंट जो है वो कहा जाता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डस्ट इंचार्ज फ्रेंड। तो चलिए इनके वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, जिसमें से पहला वर्ड है आपका क्या चीज? डस्ट प्लान। तो आपसे प्रश्न पूछी जाएगी कि जो डस्ट प्लान होती है वो कितने स्केल पर आपको दिखानी है। तो ये जो आपको सब रेगुलेशन 1 का ये देता है, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि 2000:1 के रेशियो में डस्ट प्लान दिखाया जाता है। और इसमें क्या शो किया जाता है? तो शो करने की जो बात है उसमें हम लोग एक ए नंबर में नेचुरली वेटेड एरिया, नेचुरली वेटेड एरिया को दिखाते हैं, ठीक है। बी नंबर में हम जो वाटर स्प्रे करने वाले होते हैं, वाटर स्प्रे एरिया, वाटर स्प्रे एरिया, उस डस्ट प्लान में दूसरी चीज हम लोग दिखाते हैं। और सी नंबर में हम लोग दिखाते हैं डस्टिंग जो करनी रहती है, डस्टिंग इंटरवल, डस्ट इंटरवल एरिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 24 घंटे 7 दिन 14 दिन 30 डेज और 3 मंथ। ये जो इंटरवल देख रहे हैं कि 24 घंटे में कौन से क्षेत्र में करनी है, 7 दिन में कौन से क्षेत्र में करनी है, 14 दिन में कौन से क्षेत्र करनी, 30 डेज में कौन से क्षेत्र में करनी है और 3 मंथ में कौन, ये 5 पीरियड आप याद रखिएगा। किसके लिए? जो डस्टिंग करते हैं, जो डस्ट प्लान में दिखाते हैं उसके लिए। तो ये हो गई आपकी कौन सी सब रेगुलेशन की यही कीवर्ड है आपको जो उसमें याद रखनी है फ्रेंड्स। अब आते हैं जो सब रेगुलेशन 3 है। सब रेगुलेशन 3 में क्या कहता है उसको इसी के साथ आप देख लीजिए।
जो सब रेगुलेशन 3 है, इसमें जैसे आप याद रखने का प्रयास किए थे कि वह क्षेत्र जिसको आप वाटर स्प्रे करनी है या वह क्षेत्र जिसको आप जो है डस्टिंग करनी है, उस क्षेत्र को डस्टिंग करने के पहले जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग से सील नहीं किए हैं या फिर जो है जो नेचुरली वेटेड नहीं है, तो जो नेचुरली वेटेड नहीं है उसके लिए याद रखना होगा जो नेचुरली वेटेड नहीं है और जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग से घिरा हुआ नहीं है, ऐसे क्षेत्र में जो आप डस्टिंग करते हैं तो उस डस्टिंग के पहले आपको ये देखनी है जो कोल्ड डस्ट आप लेते हैं, जो कोल्ड डस्ट आपको दिखाई देती है अपने अर्थ में, उसको ट्रीट करने के लिए कोल्ड डस्ट को ट्रीट करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोल्ड डस्ट से एक्सपोजर होने की संभावना रहती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं। अब इस डस्टिंग के पहले जो है आपकी कोल्ड डस्ट का अमाउंट, डस्टिंग का अमाउंट इसमें बतानी है कि डस्टिंग का अमाउंट कितनी होती है। तो इसके लिए आप याद रखिए कि डस्टिंग का अमाउंट, तीसरा का ये जो आप याद रख लीजिए हेडिंग की डस्टिंग की अमाउंट, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये हो गई नेचुरली वेटेड के लिए डस्टिंग का अमाउंट, ये आपको देगी तीसरा पॉइंट, डस्ट अमाउंट, ये आप याद रखिए डस्ट अमाउंट। तो इसमें जो है डस्ट अमाउंट में जो कोल्ड डस्ट को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, कहा गया है, मैं ऊपर अगर लिखता हूं तो ये जो आपको याद रखनी है कि यदि कोल्ड डस्ट में वोलेटाइल मैटर वीएम यानी कि वोलेटाइल मैटर वाष्पशील पदार्थ अगर वो 30% से कम है तो देन जो डस्ट की अमाउंट होगी, देन आप जो डस्ट अमाउंट जो होगी वो 75% से कम नहीं होगा, 75% से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 75%। ये डस्ट के अमाउंट आपको एक कीवर्ड याद रखनी है, इफ वीएम यानी वोलेटाइल मैटर ग्रेटर देन 30% हो जाता है तो देन डस्ट अमाउंट, जो आप स्टोन डस्टिंग करते हैं आप लोग, स्टोन डस्ट अमाउंट डस्टिंग जो होगी वो 85% से कम नहीं होगी, 85% से कम नहीं होगी। कहने का मतलब आप अगर समझना चाहेंगे तो यहां पर कहा गया है कि 75% से कम नहीं होगी। अगर वोलेटाइल मैटर कोल सैंपल आप लेते हो, सिम्फार में उसको टेस्ट करने के लिए भेजते हो और उसमें अगर आती है 30% से कम, 28%, 29% आती है क्या वोलेटाइल मैटर, तो वो आप जब कोल्ड डस्ट को ट्रीट करने के लिए अपने खदान में डस्टिंग करोगे, स्टोन डस्टिंग करोगे, तो वो 75% से कम नहीं होगी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपका जो कोयला है वो 1 केजी है, तो उस 1 केजी के कोयले में आप उसका 70% निकालिए और स्टोन डस्ट की मात्रा बताइए, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट दीजिए कि आपको कितनी 1 केजी कोयले के रिस्पेक्ट में कितना पत्थर धूल उसमें मिक्स करना है, इंटीमेट मिक्सचर बनाना है, ये 75% के दर। तो आप इसका मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा। तो आप ये समझ गए कि कैसे जो है हम लोग ये क्या करते हैं, डस्टिंग का अमाउंट को क्लियर करते हैं। अब आते हैं वाटर स्प्रे में। तो जो वाटर स्प्रे वाली जो लाइन होती है उसको भी हमको दिखाना रहता है, और वाटर स्प्रे की अमाउंट जब की बात करते हैं तो वाटर स्प्रे अमाउंट जो आपकी तीसरा का बी देगा सब रेगुलेशन, वाटर स्प्रे अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 30% से कम नहीं होनी चाहिए, 30% से कम नहीं होनी चाहिए, 30% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अमाउंट को आपको जानने के लिए क्या करना होगा कि जो
आप डस्ट उठाते हो वहां से वाटर स्प्रे के बाद और उसको हाथ में लेकर के इस तरीके से निचोड़ते हो तो वो बूंद बूंद के रूप में अगर गिरती है तो वो कहा जाएगा कि पर्याप्त डस्ट हो गई है, वाटर स्प्रे की अमाउंट देती है। अब यहाँ पर आते हैं चौथे नंबर में। चौथा जो सब रेगुलेशन देता है जो कि हम लोग देखेंगे एबीसी की तहत, तो उसमें जो है डस्ट की क्वालिटी जो आप डस्ट स्प्रे करते हो, डस्ट छींटते हो, डस्ट क्वालिटी अगर लिख दिया जाए इस हेडिंग को तो देखा जाए कि डस्ट क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए। जो आप डस्टिंग करने वाले, स्टोन डस्ट छींटने वाले, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो स्टोन डस्ट की क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछी ही जाएगी एमसीएल के कैंडिडेट्स जो कि अभी डिफेंस सब्सिडरी में डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है, तो उसमें डस्ट की क्वालिटी पूछेगी कि सिलिका परसेंट SiO2 जिसको हम लोग क्या कहते हैं सिलिका परसेंट कितनी होनी चाहिए। तो ये 5% से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। कहा जाए अधिक नहीं होनी चाहिए, 5% से सिलिका अधिक नहीं होनी चाहिए। SiO2 जिसको हम लोग बोलते हैं, अब इसी को आपको याद रखना कि क्वार्ट्ज भी बोला जाता है, QUARTZ। तो क्वार्ट्ज भी बोला जाता है, क्वार्ट्ज बोल सकता है, सिलिका बोल सकता है, SiO2 बोल सकता है, जो 5% से अधिक नहीं होगी। तो एक ए हो गई आपकी। दूसरी की डिस्पर्सिबिलिटी वाली होनी चाहिए, डिस्पर्सिबिलिटी कहने का मतलब कि वो हाथ में जब लेते हैं और उसको फूंक मारते हैं, जो स्टोन डस्ट रहती है उसकी, तो वो वातावरण में आसानी से छितराने वाली होनी चाहिए, डिस्पर्सिबल नेचर होने चाहिए। तीसरा जो है लाइट इन कलर, LIGHT, लाइट इन कलर, ये आपके रेगुलेशन में लिखा हुआ है। और साथ ही जो है लाइट इन वेट, LIGHT, लाइट इन वेट, WEIGHT, लाइट इन वेट, लाइट इन कलर, यानी कि हल्के कलर का होना चाहिए और उसकी वजन जो है वो भी बहुत कम होनी चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें साइज की जब बात करते हैं, डस्ट के साइज की, तो यहाँ पर डस्ट की साइज आपके सर्कुलर में दी हुई है, रेगुलेशन में मेंशन नहीं की हुई है। तो वो रेगुलेशन में केवल वर्ड लिखा हुआ है फाइन डस्ट का यूज करना है। फाइन डस्ट में आपकी सर्कुलर में दी हुई है कि जो आप चलनी घर में माताएं इस्तेमाल करती हैं वो कहा जाता है मेस, जाली। और हमारे जो लेबोरेटरी होती है राउरकेला, ISM, सिंदरी वाली जो कॉलेजेस हैं, उनमें जो मेस इस्तेमाल की जाती है, जाली इस्तेमाल की जाती है डस्ट को छानने के लिए, उसमें हम लोग कहा जाता है कि 140 मेस वाली जो रहती है, 140 वाली मेस से कम साइज की डस्ट होनी चाहिए, MESH। तो ये चलनी की साइज है जो कि 140 मेस से कम साइज की जो डस्ट होती है वो जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये साइज की बात हो गई। और ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी जो नॉट केकिंग प्रॉपर्टी, इसमें आपके रेगुलेशन में दिया हुआ कि केकिंग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, केक नहीं बनना चाहिए, केक नहीं बनना चाहिए। ये हो गई आपकी 5वें नंबर का केक, नॉट केक। ये नॉट केक कहने का मतलब कि वो पानी को एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आसपास नमी जो रहती है उसको कम एब्जॉर्ब कर सके। फिर नेक्स्ट है कि उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होना चाहिए। हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी मैं अगर यहाँ लिख दूं, इसको मिटा करके आपकी रिकॉर्ड हो रही होगी, आप जो है इनको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। तो मैं इन क्वालिटी को मिटाता हूं। तो अभी आप 6वीं की बात कर रहे थे कि जो डस्ट की क्वालिटी है, उसमें डस्ट की क्वालिटी जो कि 4थे नंबर में आप देख रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो 6वें नंबर का रोमन लेटर में कि मैक्सिमम हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सप्लोजन होती है तो कोल्ड डस्ट के साथ स्टोन डस्ट जो आप डस्टिंग किए हो वो भी उड़ती हुई जाती है, और उसके पीछे क्या आती है, फ्लेम आती है और आगे आगे सौख जाती है। तो उस केस में वो जो हीट जो रहेगी, जो कि फ्लेम को क्वेंच करने की जो कैपेसिटी होती है, हीट को दबाने की जो कैपेसिटी होती है, उस डस्ट की जो है मैक्सिमम रहती है। तो यहाँ पर 7वें नंबर की क्वालिटी में आपको याद रखिए कि जनरली जिप्सम डस्ट को प्रिफर किया जाता है, जनरली जिप्सम डस्ट, याद रखिएगा जिप्सम
जिप्सम डस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछेगी कि कौन सी डस्ट प्रीफर करेंगे, तो आप उसमें जिप्सम डस्ट को प्रीफर कीजिएगा। तो ये हो गई डस्ट की क्वालिटी के संबंध में। अब यहाँ पर हम आते हैं जो टेस्ट ऑफ हम लोग जो इनकम्बस्टिबल डस्ट की जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट किस फ्रीक्वेंसी में किया जाता है, तो इसके लिए आपको कीवर्ड याद रखना है। पांचवा जो सब रेगुलेशन देता है, टेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है। टेस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कि जो आप डस्ट मंगवाते हैं डस्ट स्प्रे करने के लिए, उसको आप 3 मंथ में एक बार जरूर टेस्ट करेंगे, क्या कि उसके अंदर मैक्सिमम हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है कि नहीं, वो केकिंग प्रॉपर्टी का नहीं होना चाहिए, वो सिलिका उसमें 5% से कम होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है उसको हर 3 महीने में वंस एट लीस्ट 3 मंथ आपको याद रखनी है। वंस एट लीस्ट 3 मंथ, वंस एट लीस्ट 3 मंथ, ये आपको याद रखनी है, वंस एट लीस्ट 3 मंथ। और तब भी करनी है जब नए सप्लायर से आप डस्ट को कलेक्ट करते हैं, मंगवाते हैं, तो हर उस नए सप्लायर से आई हुई डस्ट का आप भले 3 मंथ के अंदर आप पहले किए हैं, लेकिन नए सप्लायर के आने के बाद डस्ट का आपको उसकी टेस्ट करानी है। तो ये आपने जान गया डस्ट की जो टेस्टिंग है, टेस्ट फ्रीक्वेंसी जिसके आप जान गए। अब आते हैं 6 नंबर में, जो 6 नंबर सब रेगुलेशन कहता है, वो क्या कहता है, बिफोर डस्टिंग, यानी कि डस्टिंग करने के पहले आपको क्या करनी रहती है। तो सबसे पहला इसमें आपको करनी है क्लीनिंग। क्लीनिंग कहने का मतलब कि जो दोनों साइड है, रूफ है और फ्लोर है, और जो भी स्ट्रक्चर आपके गैलरी में दिखाई दे रहे हैं, उन सभी जगह से जो कोयला का धूल जमा हुआ रहता है, कोयला डस्ट जिसको बोल रहे हो, उसको आप कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करके आप उसको 24 आवर के अंदर रिमूव कर दोगे। विद इन 24 आवर कहने का मतलब उसको आपको 24 आवर के अंदर जो है सरफेस पर टेक आउट कर लेना है। क्लीनिंग जो करते हो और जो डस्टिंग उसके बाद करते हो, तो डस्टिंग का डायरेक्शन और जो आप लोग ध्यान में रखोगे कि जो एयरवे का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में डस्टिंग करोगे, और दोनों साइड में, रूफ में, फ्लोर में, और जो भी स्ट्रक्चर है उन पर जो है आप डस्टिंग करने का काम करोगे। तो ये डस्टिंग की डायरेक्शन हो गई। और डस्टिंग कहां करनी है इसकी जो है आप फ्रीक्वेंसी मिलोगे। यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड टांगी गई रहती है, जिसमें आपके सब रेगुलेशन 2 में उसकी चर्चा की है कि नोटिस बोर्ड में उसको दिखाना है किन किन क्षेत्रों को डस्टिंग करनी है, तो वो आपको दिखानी है। चलिए, तो बिफोर डस्टिंग के पहले आपने जान लिया कि क्लीनिंग करनी है, 24 घंटे के अंदर उस क्लीन इकट्ठे किए गए कोल्ड डस्ट को टेक आउट कर देना है। और फिर डस्टिंग जो करनी है वो एयर फ्लो के डायरेक्शन में करनी है, और रूफ दोनों साइड और फ्लोर और स्ट्रक्चर्स में करनी है। फ्रेंड्स, अब आते हैं 7वें नंबर में। 7वां नंबर जो रेगुलेशन सब रेगुलेशन कहता है, जहां पर यहाँ कीवर्ड दी हुई है कि रिकॉर्ड क्या चीज करना है, जो क्लीन करके आप बाहर निकाले हो। ऐसे ओवरमैन, आप एमसीएल के माइंस में काम करने वाले हो, 2-3 महीने के अंदर आपकी नियुक्ति होगी, तो उस केस में जो आप डस्टिंग करोगे, डस्ट इंचार्ज आप बनाए जाओगे, तो उस केस में आप जो कोयला धूल को साफ करके कितना बाहर किए हो, उस अमाउंट को आपको रिकॉर्ड करना है। बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर पर्पस, जो डायरी रहती है ओवरमैन की और डस्ट इंचार्ज की, उसमें आप लिखोगे। साथ ही जो है डस्टिंग का अमाउंट कितना आपने डस्ट कहां किस क्षेत्र में की कराया है, वो आपको रिकॉर्ड करनी है। और रिकॉर्ड करने का पर उसमें साइन करनी रहती है। तो ये रिकॉर्ड की पॉइंट हो गई, रिकॉर्ड की और उसमें साइन की। अब यहाँ पर साइन से संबंधित आपके प्रश्न पूछी जा सकती है कि साइन किसकी होगी। तो एक तो डस्ट इंचार्ज की रहेगी ही, डस्ट इंचार्ज प्लस यहाँ पर वेंटिलेशन ऑफिसर का रहेगा, या फिर एमजीआर का रहेगा, मैनेजर का रहेगा। दोनों की नहीं रहेगी, वेंटिलेशन ऑफिसर और मैनेजर की दोनों की नहीं रहेगी। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि डस्ट प्लान में डस्ट जो रेगुलेशन एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल के तहत जो डस्ट प्लान मेंटेन की जाती है और डस्टिंग की जाती है, उसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो उसमें साइन किसकी होती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट 8वां नंबर में बताया जा रहा है कि ये जो क्वालिफिकेशन ऑफ डस्ट इंचार्ज वो क्या होगी, यानी जो डस्ट इंचार्ज आप बनाए जा रहे हो, बनोगे, जो एमसीएल के माइंस में या फिर जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना डस्ट इंचार्ज की क्वालिफिकेशन हम लोग अगर 8वें नंबर की देखें तो
इसमें जो है डस्ट इंचार्ज की जो क्वालिफिकेशन ऑफ डस्ट इंचार्ज DI यानी कि डस्ट इंचार्ज की बात करते हो तो या तो उसमें MGR मैनेजर सर्टिफिकेट वाला ना होना चाहिए। मैनेजर सर्टिफिकेट करने का मतलब सेकंड क्लास भी हो सकता है या फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, तो मैनेजर सर्टिफिकेट वाला होना चाहिए और ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला होना चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए, डिप्लोमा भी वाला भी हो सकता है और जो है डिग्री वाला भी हो सकता है। तो ये जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट को भी आप अपॉइंट कर सकते हो डस्ट इंचार्ज के रूप में, डिग्री सर्टिफिकेट वाले को भी कर सकते हो। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन ऑफ डस्ट इंचार्ज। अब जो 9वां नंबर में कहता है कि यदि आपके खदान की प्रोडक्शन 5000 टन पर टन से कम है, 5000 TPM जिसको बोलते हैं टन पर मंथ, TPM टन पर मंथ से कम है, तो ऐसी स्थिति में जो आप डस्ट सैंपलिंग इंचार्ज जो 145 के तहत अपॉइंट किए गए रहते हो, S मतलब सैंपलिंग, I मतलब इंचार्ज, तो सैंपलिंग इंचार्ज को आप जो है रख सकते हो डस्ट इंचार्ज के रूप में, लेकिन 5000 टन पर मंथ से कम उत्पादन होनी चाहिए माइंस में। अन्यथा अदरवाइज जो है आपको दोनों जो है सेपरेट बनाने होंगे। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डस्ट इंचार्ज की जब बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डस्ट इंचार्ज में कहा गया है कि जो भी डस्टिंग करने की बात होती है, डस्ट या वाटर स्प्रे करने की बात होती है, तो यहाँ पर जो है वाटर स्प्रे की बात अगर करें, वाटर स्प्रे तो हर शिफ्ट में जो वर्किंग आवर्स होती है तो रेगुलर इंटरवल पर करनी है। और साथ में जो है जब शॉर्ट फायरिंग होती है तो शॉर्ट फायरिंग के ड्यूरिंग शॉर्ट फायरिंग में भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है। ड्यूरिंग शॉर्ट फायरिंग में भी जो है डस्ट के दबाने के लिए जो वाटर स्प्रे की जाती है, उस वाटर स्प्रे को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर किसकी है? हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डस्ट इंचार्ज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डस्ट इंचार्ज की ही रहती है कि शॉर्ट फायरिंग के दौरान जो है आपको कौन सी पर्सन होंगे जो कि इंचार्ज होंगे। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस वो लेके आता हूं जो कि पूछी गई है विगत एग्जाम में। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और हम लोग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। जो CMR 144 के तहत एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स ऑफ डस्ट कंट्रोल की बात करूं, मैं थोड़ा सा लाइट को ऑफ कर दूं ताकि और स्क्रीन की जो विजिबिलिटी है वो और आपकी बढ़ जाए। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी क्वेश्चन नंबर 44। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल? ए नंबर 3 मंथ होती है, बी नंबर 7 14 30 डेज होती है, सी नंबर 14 24 आवर होती है, डी नंबर 6 मंथ नहीं होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डी को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर करना है तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को